हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपना स्टार्ट कर चुके हैं और हमने अपना वहाँ पर जो है 2 लॉज कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑलरेडी कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, प्लीज लुक इनटू योर बुक ऑन पेज नंबर 115. It is sample problem number 3. Problem is when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. यही बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। फिर उन्होंने पूछा है बच्चों आपसे, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen. अब की बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया है और कुछ वैल्यूज चेंज कर दी हैं। तो अगर 3 ग्राम कार्बन है जो कि 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कितना CO2 फॉर्म होगा। बच्चों, हमें इसमें जो है ऐड नहीं करना है लाइक द प्रीवियस वन, ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं उठाकर यहाँ पर 53 ग्राम लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको लॉ को अंडरस्टैंड करना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बनता है एंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें CO2 का अगर रेशियो मालूम हो तो CO2 का रेशियो भी 3:8 होता है, ठीक है। दैट मीन्स 3 पार्ट ऑफ कार्बन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर CO2 फॉर्म करते हैं। अब बच्चों, उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 3 ग्राम और 50 ग्राम O2 लिया है, तो ये पूछ रहे हैं कितना CO2 बनेगा। द आंसर विल बी सेम, इट विल बी 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड। तो बच्चों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि 11 ग्राम कैसे बनेगा, जबकि ऑक्सीजन की वैल्यू तो इस बार बढ़ा दी गई है 50 ग्राम। वो इसलिए क्योंकि 50 ग्राम में से 8 ग्राम्स अगर हम माइनस कर देंगे तो 40 ग्राम्स जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रहेगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके फिर से 11 ग्राम CO2 ही प्रोड्यूस करेगा, वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा 1 ग्राम से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर 42 ग्राम्स जो है वो पूरा का पूरा बच्चों कैसा रह जाएगा, अनरिएक्टेड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4। सैम्पल प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by mass. बच्चों, यहाँ पर हमें परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है कि कितना बोरॉन इन्वॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है एक कंपाउंड को फॉर्म करने में। देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो ये सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से एक बार खुद भी ट्राई करें टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। देखिए 0.24 जो है बोरॉन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, ओके। एंड कंपाउंड का मास बच्चों कितना दिया हुआ है यहाँ पर बुक में, 0.24 ग्राम, which is formed by 0.096 gram of boron, okay, and oxygen is given 0.144 ग्राम। तो वो आपसे बता रहे हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। जब भी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेटल का, सपोज इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर सब्सटेंस ए जो हमारा बोरॉन है,
तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, जो आपका पहला रिएक्टेंट है जिसकी भी आप कॉम्पोजिशन परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है तो इसलिए 100। तो बच्चों पहला सब्सटेंस क्या है जिसका हमें मास गिवन है 0.096, और मास ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है 0.24। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी 40। दैट मीन्स द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 40%। तो बच्चों बोरॉन हमारे पास यहाँ पर कितना यूटिलाइज हुआ है, 40% यूटिलाइज हुआ है कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम किसका कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, तो एक बार बोरॉन का और एक बार ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास कितना है इस बार 0.144। अगेन वी हैव मास ऑफ कंपाउंड हियर विच इज 0.24 इनटू 100। बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दिस वैल्यू विल कम अबाउट टू बी 60%। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज 60 एंड दैट ऑफ बोरॉन इज 40%। बच्चों ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 है, यहाँ पर आपके सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले जो हमने सैम्पल प्रॉब्लम 1 किया था बच्चों, उसमें आपको कंपाउंड जो है कोई भी फॉर्म होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन एलिमेंट्स का आपने रेशियो कैलकुलेट करके देखना है, दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का, और अगर जो रेशियो है वो सेम आ जाता है दैट मीन्स लॉ इज ओबेड। दूसरे 2 टाइप के आपने क्या किए थे, दैट वाज बेस्ड अपॉन सिंपल यूनिटरी मेथड, कि अगर इतने ग्राम आपके पास कार्बन है, इतने से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कितना बनेगा, ठीक है, एक वो गया। दूसरा बच्चों आपको अभी जो कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला कराया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कंपाउंड फॉर्म होगा, दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो कंपाउंड फॉर्म हमेशा उतना ही होगा जितना उसका स्पेसिफाइड रेशियो है। एंड 4th टाइप इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो बच्चों इस पे बेस्ड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, उसमें वैल्यूज, नेम ऑफ कंपाउंड सब कुछ चेंज होगा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका पहले जिस्ट समझें कि वो क्या समझाना चाह रहा है आपको, ठीक है। इन केस फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मैसेज करके पर्सनल में पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं अपनी। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज Dalton's atomic theory. We are through with our laws of chemical combination and we are about to start with Dalton's atomic theory. बच्चों, for this I will ask you all to look into your books. I will explain each and every point one and one. Dalton's atomic theory. बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट डाल्टन। ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट इन दिस थ्योरी इज दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। ये बात तो बच्चों हमें चैप्टर नंबर 1 से ही पता है, और ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जो भी हमारे पास थ्रू आउट मैटर है इन आवर यूनिवर्स, उसमें हर एक चीज़ जो भी मैटर है, जिसको मैटर मानते हैं, वो किस चीज़ से बनी हुई है? बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है विच आर नोन एज एटम्स। सो नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। सेकेंड पॉइंट इन दिस थ्योरी इज एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। बच्चों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पर कॉन्ट्रडिक्शन भी क्रिएट होता है इस थ्योरी पे। बच्चों एटम्स डिवाइड नहीं होते। हमें जब ये थ्योरी दी गई थी तब तक जो भी रिसर्चर्स हुए थे ये बताया गया था कि एटम एक सिंगल एंटिटी है जो कि डिवाइड नहीं की जा सकती है, ठीक है। सो उसके कोई सब पार्ट्स नहीं है, कोई सब पार्टिकल्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
बच्चों जिस तरह से एनर्जी की थ्योरी होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से एटम्स के बारे में भी यही बोला जाता है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे आर जस्ट प्रेजेंट। ठीक है, हम उनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दिस वाज वन पॉइंट विच वाज गिवन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फोर्थ पॉइंट इज एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम्स जो हैं बच्चों वो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एटम प्रेजेंट नहीं होता है। सपोज अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, तो चारों एलिमेंट्स में इनके जो एटम्स होंगे तो एटम्स भी क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनका आपस में कोई मैच नहीं होगा। दे हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, different mass, everything is different. Next point, that is point number 5th, is all the atoms of a given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. बच्चों ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट में उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम एक रिस्पेक्ट में सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करें एक कॉपर के ब्लॉक की, ठीक है, कॉपर के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो वो जितने भी वहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के अंदर सब एटम का मास, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सिमिलर होगा। दे ऑल आर सिमिलर फॉर ऑल द एटम्स। ठीक है बच्चों, अगर कार्बन का कोई एटम है, कार्बन के एटम जितने भी होंगे एक सब्सटेंस के अंदर तो कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर के अंदर बच्चों जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं उन सब का मास, कॉम्पोजिशन सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, दे आर सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट इज atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties। अब ये बच्चों बिल्कुल इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं ये कि अगर आपके पास एक तरफ कॉपर है और एक तरफ आपके पास ऑक्सीजन है तो कॉपर के अंदर उसके जितने भी एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के अंदर जितने एटम होंगे, सपोज आपने एक एटम निकाला कॉपर का और एक एटम निकाला ऑक्सीजन का, तो कॉपर का एटम ऑक्सीजन के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कॉपर जिन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है उन चीज़ों के साथ ऑक्सीजन भी रिएक्ट करे। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज क्रिएट हो जाती हैं जब हम किसी अदर सब्सटेंस के एटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। उनका कुछ भी सिमिलर नहीं होता है, ना ही मास, ना ही साइज, ना ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों क्लियर हैं आपको यहाँ तक पॉइंट्स? ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 7। बच्चों ये पॉइंट्स आपको बहुत आराम से एक एक करके अच्छे से समझने हैं क्योंकि इस पे बेस्ड अभी आपने ड्रॉबैक्स भी पढ़ने हैं और जब ये आपको पॉइंट्स समझ आ जाते हैं तो आप आंसर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं मेमोराइज करके। अगर आपको पॉइंट्स ही समझ नहीं आते हैं सो यू जस्ट क्रैम आउट द थिंग्स एंड वहाँ पर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। तो समझ के लिखिएगा, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। Okay, 7th point is chemical combination between 2 or more elements consist in the joining together of atoms of those elements to form molecules of compound। बच्चों जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है आपस में रिएक्शन होता है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर क्या है यहाँ पे बच्चों,
एक कंपाउंड है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दी एलिमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में होता है तो वहाँ पर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लास्ट 3 वर्ड्स को देखिए इसी लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल ये एक कंपाउंड बना है H2O, पर यहाँ पर इसका कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन है, सपोज यहाँ पर 2H2O जनरेट होता तो हम कहते कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं कंपाउंड वाटर के, ठीक है। अगर कहीं पर 6H2O लिखा है दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल्स का जब भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड भी क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक मॉलिक्यूल भी बन सकता है, 2 मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, एनी मॉलिक्यूल नंबर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों 8th पॉइंट की बात करते हैं। 8th पॉइंट जो है कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। पॉइंट क्या है बच्चों, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमने जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था बच्चों, तो हमने वहाँ पे एक बात पढ़ी थी कि जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो हमेशा सेम एलिमेंट से होती है और एक फिक्स रेशियो बाय मास से होती है, ओके। तो ये पॉइंट क्या यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ऑफ अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन हम कैसे भी करें, किसी भी मेथड से करें, कहीं भी करें, किसी कंडीशंस में भी रहकर, तो बच्चों जब भी CO2 फॉर्म होगा द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन फिक्स्ड। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ही हमेशा मिलकर CO2 बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लिया तो उससे CO2 बन जाएगा, नहीं, हमेशा वो एलिमेंट्स का टाइप फिक्स्ड रहेगा। एंड नंबर 3:8 जो रेशियो दिया हुआ है, इसी रेशियो में हमेशा ये कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट is a very important point and very difficult to understand. The point is, during chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. देखिए बच्चों ये आपको पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा सारे बच्चे। जो भी अगर बुक्स देख रहे हैं इस समय प्लीज़ बोर्ड पे फोकस करें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अगर बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है A और B से AB, ठीक है, A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं जिससे कंपाउंड बन रहा है AB। तो बच्चों ये पॉइंट आपको ये कहना चाह रहा है कि जब भी 2 एलिमेंट्स के बीच में केमिकल कॉम्पोजिशन होगा तो हमारे पास कंपाउंड जो भी फॉर्म होगा वो हमेशा होल नंबर रेशियो में फॉर्म होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 ऑनवर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो रेशियो हो सकता है AB कंपाउंड का, दैट कैन बी 1:1, 1:2, 2:4, 2:3, 3:2, 4:1, कोई भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। ये हमारे होल नंबर रेशियो हैं, यानी कि हमारे पास कंपाउंड AB2 भी बन सकता है, AB3 भी बन सकता है, A2B भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। दैट डिपेंड्स कि कितने होल नंबर रेशियो वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है बच्चों।
एक बार फिर से रीड कर लो इस पॉइंट को। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. Is this point clear to everyone? Okay. बच्चों लास्ट पॉइंट जो इस थ्योरी में दिया हुआ है, that is atoms of same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. ये भी एक important point है और tricky point है। देखिए point क्या कहता है, atoms of same element। बच्चों same elements अगर हमारे पास हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाएंगे, वो एक से ज़्यादा टाइप के भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, और अलग अलग रेशियो में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है तो अगर वो 3:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? CO2, क्योंकि हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कितने रेशियो में? 3:8। पर बच्चों जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन से एक और कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड एक डिफरेंट कंपाउंड है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे इसका रेशियो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इट विल नॉट बी द सेम रेशियो 3:8। इसी तरह से बच्चों वाटर है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो हमारे पास H2O फॉर्म होता है 1:8 के रेशियो में। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूरी नहीं है हमेशा वाटर ही बनाएंगे, कई बार वो H2O2 भी बनाते हैं विच इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और यहाँ पे बच्चों रेशियो 1:8 नहीं होगा, रेशियो विल बी डिफरेंट। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? बच्चों पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों इसमें आपको सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बात समझाने की कोशिश करी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वी वोंट वेस्ट आवर टाइम हियर, वी आर रनिंग ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम एंड सिलेबस इज कमिंग इन बल्क। सो लेट्स स्किप दिस टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सिर्फ वाटर के थ्रू उन्होंने आपको ये एक्सप्लेन किया है 1:8 रेशियो, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रीड करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि आपको जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो बच्चों ड्रॉबैक होता है किसी भी थ्योरी में फॉल्टी पॉइंट्स, जो भी थ्योरी फॉल्टी प्रूव हो जाती है वो बन जाते हैं ड्रॉबैक्स। सो ड्रॉबैक्स क्या थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैटर जो भी है वो हमेशा स्मॉल पार्टिकल्स से बना है जिसको हम कहते हैं एटम्स। फिर उन्होंने कहा था कि एटम्स कैन नीदर बी डिवाइडेड, एटम्स को कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत पॉइंट है। सो ड्रॉबैक्स में पहला पॉइंट क्या आएगा? ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कैन बी डिवाइडेड। नई थ्योरी ने रिसर्च हुए, बहुत सारी चीजें सामने आई। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are electron, proton and neutron। इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल।
तो यहाँ पर इस पॉइंट से हमें ये भी पता चल गया कि एटम को हम 3 पार्ट्स में, 3 सब एटॉमिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पार्ट्स क्या बनाते हैं? 3 पार्टिकल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. द फर्स्ट proton is positively charged, electron is negatively charged and neutron is neutral. So let's talk about the second drawback in this theory. बच्चों उन्होंने एक पॉइंट आपको समझाया था that atoms of same element, कोई भी अगर आपके पास सेम एलिमेंट है और उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं दे आर सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट. ठीक है, दे हैव सेम मास, दे हैव सेम साइज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. यानी कि अगर हम कॉपर के टुकड़े के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबकी बात करें तो अगर 1 लाख एटम्स हैं तो उन 1 लाख एटम्स का मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ एक जैसा होगा. पर ये पॉइंट बिल्कुल गलत प्रूव हो गया जब आगे रिसर्च हुई. उन्होंने कहा atoms of same element can have different masses. बच्चों यानी कि अगर हमारे पास एक सिमिलर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और उसके अंदर 1 लाख एटम्स प्रेजेंट हैं तो उन एटम्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास. ये कैसे प्रूव हुआ? जब हमारे पास डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स की. आइसोटोप्स होते हैं बच्चों एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास. यानी कि बच्चों मासेस कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकते हैं एटम्स के जो कि एक सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का बच्चों जो मास है दैट इज 1 यूनिट, जो एक एटम का मास होता है. यानी कि अगर उसके अंदर 1 लाख एटम है तो सबका मास कितना होना चाहिए? 1 यूनिट, डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग. बट ऐसा नहीं होता है. हमारे पास एक एटम का मास 1 भी हो सकता है और दूसरे एटम का मास 2 भी हो सकता है एंड मास कुड बी 3 ऑल्सो फॉर द सेम हाइड्रोजन एटम. तो बच्चों यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं जिसमें से एक का मास 1 है, एक का मास 2 है और एक का मास 3 है. ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ सारे बच्चों को? आइसोटोप समझ आया आप लोगों को? ओके बच्चों वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? सारे क्या है? बेटा सबके नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पास क्लोरीन है, सोडियम है, कार्बन है और आपके पास यहाँ पर क्लोरीन तो आता ही है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है. इनके अंदर आइसोटोप्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, जैसे हम कहें कि क्लोरीन का मास 35 होता है एक एटम का, पर क्लोरीन के एटम में 35 मास भी पॉसिबल है और 37 मास भी पॉसिबल है. इसी तरह से सोडियम के एक एटम का मास 23 होता है पर उसके एटम में 23 भी पॉसिबल है और 24 मास भी पॉसिबल है. ठीक है, तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट इस चीज़ को फॉलो करेगा, बट कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस चीज़ को शो करते हैं और इस थ्योरी के पॉइंट को गलत प्रूव करते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ओके बच्चों टाइम इज रनिंग आउट. In case if the class gets disconnected, please try to reconnect later for the continuation. Okay, so we have our next point that is atoms. हाँ
यहाँ पर इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको थ्योरी से डिस्कस करना चाहूँगी। उन्होंने जब ये पॉइंट बताया आपको कि एटम अगर सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं तो उनका सब कुछ सेम होगा, जो कि गलत हो गया। फिर उन्होंने एक पॉइंट ये दिया था कि अगर एटम्स किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं तो उन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होंगे हर रिस्पेक्ट में, दैट इज मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि अगर हम बात करें कॉपर और हाइड्रोजन के एटम का, तो वो कहेंगे अपनी थ्योरी के हिसाब से कि इन दोनों के एटम्स बिल्कुल अलग हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। दोनों के मासेस भी अलग होंगे, दोनों के साइजेस अलग होंगे, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। पर ये बच्चों यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया। उन्होंने कहा एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मासेस। इस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस चीज का नाम होता है आइसोबार्स। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स, जो कि एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, पर उनके एटॉमिक मासेस कैसे होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट कैल्शियम, कैल्शियम का मास होता है 40 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि 20th नंबर पे वो पीरियोडिक टेबल में आता है। सब बच्चों ने देखा होगा एक पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, जहाँ पर टेबल्स में एलिमेंट्स असाइंड होते हैं। तो कैल्शियम जो है 20th पोजीशन पे आता है, 20th नंबर पे आता है। ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या है वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कैल्शियम का जो मास होता है एक एटम का, वो कितना होता है? 40 यूनिट। पर हमारे पास आर्गन भी है, एक गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, जिसका 18 एटॉमिक नंबर है, यानी कि कैल्शियम से पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, पर उसका मास भी कितना है? 40। तो बताओ यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स कैसे हो गए? अलग अलग हो गए, फिर भी उनके एटम का मास क्या है? सेम है। सो बच्चों दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इन एटम इज सेड टू बी आइसोबार्स। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोबार्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बच्चों कितना टाइम रह गया डिस्कनेक्शन में? ओके बच्चों, तब तक एटम स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल रीजॉइन द क्लास टू कंटिन्यू। आज आपकी कोशिश है कि मैं आपको पूरा करा दूं पेज नंबर 128 तक, सो दैट यू फेस नो प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स are the smallest fundamental unit of a matter, जो हम अब तक फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए हैं अबाउट एटम। ओके, सो बच्चों कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक दैट इज एटम्स। एटम्स में जो आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है दैट इज एटम्स आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर के अंदर वो क्या है? दैट इज मैटर। अब बच्चों यहाँ पर एक नई बात सामने आती है दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों हमारी केमिस्ट्री जो है
full of chemical reactions हैं, there are number of chemical reactions. तो बच्चों जो chemical reactions होते हैं वहाँ पर जो सबसे smallest unit होती है react करने वाली, reaction को process कराने वाली, वो क्या है, वो भी हमारे atoms हैं. So we say atoms are the smallest unit that take part in a chemical reaction. अब जैसे हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं. तो बच्चों इस कंपाउंड के बनने की वजह क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर प्रेजेंट हुए एटम्स. ये जो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो जाके आगे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद एटॉमिक रेडियस. बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम. एक एटम का कितना रेडियस है उसको हम एटॉमिक रेडियस में कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज मेंशन्ड इन नैनोमीटर्स. बच्चों 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻⁹ मीटर्स के इक्वल होता है. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हम हमेशा किस में मेजर करेंगे, नैनोमीटर्स में. नाउ नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा है जो आपको मैं बताती जा रही हूँ. इन एनी केस फिर भी कहीं कोई भी डाउट जनरेट होता है किसी बच्चे का तो प्लीज़ पर्सनली पूछ ले हम लोगों से. I try to finish as maximum possible in this Zoom session, covering all the parts which are essential for you. बच्चों next is symbols of elements. हमारे पास कम से कम 115 एलिमेंट्स है केमिस्ट्री में, जिसमें से 92 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं. तो हम हर एलिमेंट्स की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है. सब एलिमेंट्स अलग हैं, सबके नाम अलग हैं और उनके सिंबल्स भी अलग हैं. सिंबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंबल्स आर द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट. कहीं पर जब हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखते हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री में हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हम पूरा नाम नहीं लिखते कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव वाटर. तो बच्चों हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट का यूसेज नहीं करते हैं केमिस्ट्री में. हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करें टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. तो बच्चों ये जो शॉर्ट वे है, शॉर्ट मेथड है रिप्रेजेंट करने का किसी भी एलिमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल. और हर एलिमेंट के अपने स्पेसिफिक सिंबल्स हैं. बच्चों एक साइंटिस्ट थे बर्ज़ेलियस, जिन्होंने बहुत पुराने टाइम में कुछ सिंबल्स इन्वेंट किए थे जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है. ये बच्चों आपसे कभी पूछे नहीं जाते हैं. हाइड्रोजन का जैसे वो कहते थे कि उन्होंने इस तरह का सिंबल दिया हुआ था. ओके, हाइड्रोजन को वो इस तरह से शो करते थे. कार्बन को वो हमेशा एक ब्लैक डॉट से शो करते थे. ऑक्सीजन को, हाँ जी बेटा बोलिए. इट वॉज गिवन बाय डाल्टन. बेटा yes, they were given by Dalton. Yes. I want to correct here. This was given by Dalton and the new form was given by Berzelius. Okay, so I want to correct here. Thanks for the correction, Priyanshi. बेटा इस तरह से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के उठाकर सिंबल दे दिए. जैसे कि फॉस्फोरस के लिए उन्होंने इस तरह का सिंबल दिया. पर यहाँ पर बच्चों अगर आप टेबल जाकर बुक में देखें तो आपके पास हार्डली 6-7 एलिमेंट्स होंगे जिनके सिंबल्स प्रेजेंट हैं. बाकी जो हमारे पास 92 टोटल सिंबल्स हैं उनका क्या, उनके लिए कोई सिंबल नहीं था. तो यहाँ पर एक नया वे आया, नया मेथड आया विच वॉज गिवन बाय बर्ज़ेलियस एंड ही प्रपोज्ड लेटर्स एज सिंबल्स.
जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, उनके थ्रू उन्होंने सिंबल्स को क्रिएट किया। देखिए सिंबल्स किस तरह से होंगे। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज H। हीलियम है तो हीलियम रिप्रेजेंट होता है He से। लिथियम इज रिप्रेजेंटेड एज Li। बेरिलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Be। बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि जो नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका हम उसी लेटर से ही नाम जनरेट करेंगे, उसी से ही उसका सिंबल फॉर्म करेंगे। अभी तक आप यही नोटिस कर रहे होंगे, हाइड्रोजन का तो H है तो He होगा ऑब्वियसली, हीलियम का He है, फर्स्ट 2 लेटर्स। तो इस तरह से एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका उनके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से नाम नहीं होता है, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 5th इज बोरॉन। बोरॉन हैज सिंबल B। कार्बन, कार्बन हैज सिंबल C। 7 नाइट्रोजन, अगेन द सिंबल इज N। 8th oxygen and the symbol is O। 9th we have fluorine, we have symbol F। 10th we have neon and the symbol is Ne। 11th we have sodium, अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। 12th we have magnesium, magnesium is Mg, okay। 13th we have aluminium and the symbol is Al। 14 we have silicon and the symbol is Si। 15 we have phosphorus and the symbol is P। Next 16th we have sulfur and the symbol is S। 17 we have chlorine and the symbol is Cl। 18th we have argon, symbol is Ar। 19 we have potassium, इसको भी अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे। 20th we have calcium and the symbol is Ca। ओके बच्चों, आपको 1 to 20 सिंबल्स हमेशा लर्न होने चाहिए, जो कि केमिस्ट्री का एक बेसिक प्राइम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने आपको 2, एक तो सोडियम का और एक पोटेशियम का लेफ्ट आउट करवा दिया है। बच्चों ये मैंने आपको इसलिए लेफ्ट आउट यहाँ पे कराया है क्योंकि इसके पीछे बच्चों एक कंसेप्ट है। यहाँ पर कुछ जो एलिमेंट्स थे उनका नाम जो है उनके इंग्लिश नेम से जनरेट नहीं हुआ था, उनका जो सिंबल है उनके लैटिन नेम से जनरेट हुआ था। बच्चों क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो है कहीं अलग अलग कंट्रीज में डिस्कवर हुए थे, तो जिस हिसाब से वो डिस्कवर हुए थे उसी हिसाब से उनका सिंबल लगाया गया था। इसी तरह से बच्चों जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स वी से formed from Latin names, उनके लैटिन नेम से जो सिंबल्स बनाए गए थे वो क्या हैं। सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम का बच्चों जो लैटिन नेम है, आई एम राइटिंग हियर लैटिन नेम, दैट इज नेट्रियम एंड द सिंबल फॉर सोडियम विल बी Na। बच्चों तो सिंबल यहाँ पे क्या आएगा, Na, यानी कि सोडियम का SO नहीं होगा, इसका सिंबल क्या होगा, Na, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लैटिन नेम दैट इज नेट्रियम। इसी तरह से बच्चों पोटेशियम आता है एंड पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, सो द सिंबल विल बी K। कॉपर है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। हमें तो यहाँ पे U कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लैटिन नेम है क्यूप्रम। कॉपर का
लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। फोर्थ वी हैव आयरन। आयरन का सिंबल आई नहीं होता है, द सिंबल इज Fe बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज फेरम। बच्चों ये सबको यहाँ पे क्लियर हो रहा है? ओके आगे और एलिमेंट्स भी हैं जिनके नाम लैटिन नेम से ओरिजिनेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नेम है आर्जेंटम and the symbol is Ag. Sixth we have gold and the name Latin name is aurum. Symbol will be Au. Next we have mercury. The symbol will be Hg. Hydra gyrum. ये इसका लैटिन नेम है। Eighth we have tin. टिन का सिंबल है बच्चों Sn बिकॉज दिस इज टैनम। नाइन्थ वी हैव लेड एंड द सिंबल विल बी Pb प्लम्बम। तो बच्चों ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट है। आई हैव गिवन यू एज मैक्सिमम पॉसिबल विच आर गिवन इन योर बुक्स। ठीक है, अगर कोई रह जाए इन एनी केस तो प्लीज़ उसको कवर अप कर लेना, बट आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम पॉसिबल जो भी यहाँ पर हम यूजुअली ट्रीट करते हैं, जिनसे हम डील करते हैं। तो बच्चों ये जितने भी यहाँ पे आपको सिंबल्स मेंशन हैं ये हर बच्चे को पता होना चाहिए किस एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट इन दिस केस वी विल टॉक अबाउट आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज एटॉमिक मास। बच्चों ये सब बहुत जनरल था। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? नाम से ही कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा। एक एटम का जो मास होता है हम उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हर एलिमेंट के लिए अलग है और अलग उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं बच्चों AMU से। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह से हम अपना वेट, सपोज किसी का वेट है 40 तो हम लिखते हैं 40 kgs, आगे यूनिट लगाते हैं। तो बच्चों एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब बच्चों 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास